हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम आ गए हैं नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हम देखने वाले हैं आज नया लेसन आपका अलजेब्रा का। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन है, इजी लेसन भी है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसके पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, हम लोग थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड का रिवाइज मारते हैं कि 9th स्टैंडर्ड से कौन कौन सी चीजें अपने को काम में आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हमारा पहला काम है ये जानना कि हम इक्वेशंस किसको बोलते हैं। व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन। ओके, तो क्या बोला मैंने, हम इक्वेशंस किसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं, समीकरण। तो देखो, अगर हम बात करेंगे इक्वेशंस की कि इक्वेशंस किसको बोलते हैं, तो सीधी और सरल भाषा में बोला जाए तो जिस के दो साइड रहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिसके रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा मैंने बोर्ड को डिवाइड कर लिया है अभी। तो मैंने बोला द मैथमेटिकल term having two sides, are called इक्वेशन। समझे, यानी जिसके दो साइड रहते हैं। ध्यान रखना, कभी भी अगर हम इक्वेशंस की बात बोलते हैं, इक्वेशंस, ओके, तो जिसमें दो साइड रहेंगे, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिसमें रहेंगे। जैसे मैंने बोल दिया x + 5 = में 0 ले लिया मैंने। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो ऐसे अगर दो डिफरेंट अगर पार्ट रहेंगे, दो और ऐसे डिफरेंट पार्ट, तो दो डिफरेंट पार्ट रहेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इक्वेशंस। समझे मेरी बात, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है। ओके, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के पहले हम और बेसिक टर्म जानते हैं। ओके, तो बेसिक टर्म में सबसे पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। ओके, तो हम वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। ओके, द मैथमेटिकल term whose value changes according to change in equation is called वेरिएबल। यानी कहने का मतलब क्या, वेरिएबल एक मैथमेटिक्स का ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू क्या होती है, द मैथमेटिकल टर्म whose value changes according to the change in equation। जैसे जैसे इक्वेशन बदलेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू बदलते जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ओके, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लिया x + 4 = में 0। ओके, अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, x = -4, यानी यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई, -4, x - 2 = में 0, और अगर उस साइड शिफ्ट किया तो क्या आएगा, x = 2। तो पहले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या हो गई, -4, और सेकंड वाले में x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहां पे x की वैल्यू कुछ और है और यहां पे x की वैल्यू कुछ और है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे इक्वेशन बदलता है वैसे इनकी वैल्यूज भी बदलती हैं। तो ऐसे ही टर्म को हम क्या बोलेंगे, ऐसे टर्म को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। ओके, जनरली वेरिएबल are represented by
represented by a b c डॉट 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 x y z, यानी a to z हम क्या करते हैं, हम लोग इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ध्यान रहेगा। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। नेक्स्ट देखना हमें कांस्टेंट। क्या देखना है, कांस्टेंट। तो अब हम कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, तो क्या बोलेंगे, द मैथमेटिकल टर्म, और टर्म की जगह हम नंबर भी बोल सकते हैं यहां पे, नंबर हुज वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। द मैथमेटिकल टर्म हुज वैल्यू रिमेन्स सेम इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट हम लोग बोलेंगे। ओके, ध्यान रहेगा, पक्का। अब जनरली हम ज्यादातर वेरिएबल्स को है ना एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वैसे कांस्टेंट टर्म को अगर इस चैप्टर में दे रहा तो हम मोस्टली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी के, ओके एक्सेट्रा। ज्यादातर ए बी सी या के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट को। ओके, तो ये तो होगा हमारा बेसिक्स टर्म्स। ओके, अब हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ओके, तो आपने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा है। ओके, आपको ध्यान होगा कि हम पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। ओके, किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हम उसको बोलेंगे जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन तैयार करेंगे, एक मैथमेटिकल टर्म तैयार करेंगे। ओके, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ओके, करना है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ओके, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके, कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, देखो ध्यान से, हम बोलेंगे द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन consisting of variable and constant using different operators like plus, minus और मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स हम वहां पे प्लस यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के साइन यूज करेंगे। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने लिख दिया पहला एग्जांपल 2x + 3। अब बताओ, दो टर्म यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, है कि नहीं। देखो, एक कांस्टेंट लिया और एक वेरिएबल लिया। अगला एग्जांपल लिया सेकंड मैंने लिया 3x² + 5x + 7 लिया। ओके, तो ये क्या हो गया बताओ मुझे, तीन टर्म आ गए। यहां पे देखो, ये हो गया आपका कांस्टेंट और ये हो गया आपका वेरिएबल, फिर ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। यहां पे सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे जब हम टर्म यूज करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ओके, थर्ड एग्जांपल लिया मैंने लिया 7x³ + 5x² + 7x, यहाँ पे मैंने साइन चेंज करके यहाँ पे माइनस ले लिया, -4 ले लिया। अब देखो, अब ये क्या हो गया आपका, दिस इज कांस्टेंट और ये हो गया आपका वेरिएबल। ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट और ये क्या हो गया आपका वेरिएबल। ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट और ये क्या हो गया आपका वेरिएबल।
और ये क्या होगा फिर से कांस्टेंट। ओके, तो यही कांस्टेंट वेरिएबल को अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, इनके बीच में, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे प्लस रहा, माइनस रहा, तो ऐसे टर्म्स को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं, और इन्हीं एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ओके, ये पॉलिनोमियल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे अगर बोला जाए पॉलिनोमियल्स के बारे में मैं बात करूंगा, तो इसमें क्या क्या रह सकता है, जैसे हो सकता है, एक हो सकता है मोनोमियल्स, एक होता है बाइनोमियल्स, फिर हो सकता है ट्राइनोमियल्स, लाइक दैट। ओके, तो बाइनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक यानी वन, और मियल यानी टर्म, यानी जिसमें वन टर्म हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि मैंने लिया x ले लिया, या फिर मैंने x स्क्वायर ले लिया, या फिर 5x ले लिया, या फिर 7 ले लिया, ओके, या फिर 3x का क्यूब ले लिया, या फिर 5x स्क्वायर ले लिया। तो ऐसे कोई भी टर्म लूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही टर्म रहना चाहिए। ओके, मैंने 8 ले लिया, तो सबके सब मोनोमियल्स हो गए, क्योंकि इसमें एक टर्म है। अब बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें दो टर्म रहेगा, टू टर्म, देखो ध्यान से, टू टर्म। ओके, तो ये हो गया आपका, जैसे कि मैंने लिया 3x प्लस 5 लिया, मैंने लिया 3x स्क्वायर माइनस 7 ले लिया, 4x का क्यूब माइनस 5 ले लिया, 7x स्क्वायर प्लस 6 ले लिया। तो ऐसे जिसमें दो टर्म रहेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ओके, नेक्स्ट तीसरा हो गया ट्राइनोमियल, तीन टर्म रहेंगे, 3 टर्म रहेगा वहां पे। ओके, और 3 टर्म रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। जैसे कि मैंने लिया 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7, 8x का क्यूब माइनस 9x प्लस 7, ओके, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो ये क्या हो गया आपको, ये मिल गया आपका, दिस इज ट्राइनोमियल्स, दिस इज व्हाट, ट्राइनोमियल्स। ओके, वैसे सेम रहेगा आपका पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो, जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रहेगा, क्या बोला मैंने, कि इसमें क्या होगा आपका, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ऐसे डिफरेंट रहेंगे। ओके, ध्यान रहेगा पक्का। अब देखो, अब हम देखेंगे आपका जो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को बेसिकली कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो देखो, अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, ओके, कि पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। ओके, तो देखो, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो आपका जो पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल्स, ओके, मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो। एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स ये भी है, पॉलिनोमियल्स ये भी है, पॉलिनोमियल्स ये भी हो, समझेगा, लेकिन बेसिकली हम पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो, 3 से ज्यादा टर्म हो। तो पॉलिनोमियल्स के बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। ओके, एक हम करते हैं कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, समझे क्या। और दूसरा हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ओके, अब हम लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री जो है, जिसका डिग्री 1 रहना चाहिए, डिग्री 1 रहना चाहिए। और हम क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, ओके, जिसका डिग्री जो है, डिग्री क्या होना चाहिए, जिसका डिग्री 2 रहना चाहिए। तो जिसका डिग्री 2 है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, और जिसका डिग्री 1 है वो क्या हो गया आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपके मन में आएगा कि सर ये क्या है डिग्री जो आप बोल रहे हो, तो देखो मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया 3x प्लस 7 ले लिया, तो यहां पे x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो ये क्या हो गया आपका, लीनियर हो गया। और वही अगर मैंने ले लिया 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, दिख रहा, तो यहां पे ये पावर कितना है, 2 है। मैंने ले लिया
5x² - 7, तो ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर क्या है 2 है। वही अगर मैंने लिया 7x³ - 9x² + 3x + 2, तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा क्योंकि इसका पावर क्या है नॉट क्वाड्रेटिक। नॉट क्वाड्रेटिक क्यों क्वाड्रेटिक नहीं है? क्योंकि इसका पावर क्या है 2 से ज्यादा है। तो जिसका पावर 2 से ज्यादा नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। समझे? ध्यान रहेगा पक्का? तो देखो ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आप लोगों ने ये सभी चीजों का अनुभव किया है। मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। ओके, कौन कौन से टर्म्स अपने को मिल सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब 10th स्टैंडर्ड के जो टॉपिक्स है वो 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे थे ये सब आपका 9th स्टैंडर्ड का टर्म था। किसका था? 9th स्टैंडर्ड का। ओके, तो देखो अब हम बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड के बारे में। तो अगर हम 10th स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे तो हमें डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ओके, किसके बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको हमें बोलते हैं, तो हम लिखेंगे पहले डेफिनेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे किसे? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ओके, एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। अब देखो अब चालू हो रहा हमारा 10th स्टैंडर्ड। अभी तक जितना भी हमने देखे वो सब 9th स्टैंडर्ड का था, बेसिक्स। ओके, अब हम जा रहे 10th स्टैंडर्ड पे। ओके, तो क्या बोला मैंने? द polynomials whose maximum power is 2, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। अब इसका पावर की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं डिग्री। क्या यूज कर सकते हैं? डिग्री। द पॉलिनोमियल्स हुज, ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की जगह हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशंस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें एक काम करते हैं पॉलिनोमियल्स के ना यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह हम क्या करते हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन लिखते हैं। पहले क्वाड्रेटिक का पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखेंगे। ओके, तो हम क्या लिख रहे हैं? हम लिखेंगे द पॉलिनोमियल्स हुज मैक्सिमम पावर इज 2। क्या बोला मैंने? द पॉलिनोमियल्स हुज मैक्सिमम पावर 2, जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो रहेगा 2 रहेगा, उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ओके, यानी उसको 2 से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए, और अगर 2 से ज्यादा पावर नहीं है तो समझ जाना वो बन गया आपका क्वाड्रेटिक। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल 3x² बोला, ये भी आपका क्वाड्रेटिक हो गया। दूसरा मैंने बोला 4x² - 7, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। तीसरा लिया मैंने 5x² - 7x + 5, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2, उसी को हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यानी अगर मैंने ये ले लिया 4th नंबर का 3x + 5 नॉट क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा? क्योंकि इसका जो पावर है उसका पावर 1 है। यानी क्वाड्रेटिक बनने के लिए उसका पावर कितना होना चाहिए? 2 होना ही चाहिए। अगर पावर 2 रहेगा तो ही वो क्वाड्रेटिक रहेगा, अगर पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। जैसे मैंने ले लिया 5th नंबर में 3x³ - 7x² + 8x - 5। ओके, अब देखो यहां पे क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, उसके बाद 6th नंबर लिया मैंने, जैसे मैंने ले लिया 4x³ - 3x + 5। अब ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर क्या है 3 है। मैं यहां पे पावर कुछ और भी ले सकता था, 5 भी ले सकता। ओके, तो भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक का सिंपल मतलब क्या होता है? जिसका पावर क्या होना चाहिए 2, जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। यानी उसके अंदर
मैक्सिमम 2 डिग्री रहना चाहिए, मैक्सिमम, यानी 2 से ज्यादा पावर नहीं है चाहिए और 2 से कम भी नहीं चाहिए। क्या बोला? 2 से पावर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और 2 से कम भी नहीं चाहिए, 2 से कम भी नहीं चाहिए, यानी ना तो 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम, 2 से ज्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं, यानी एग्जैक्टली पावर 2 होना ही चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। समझे क्या? ध्यान रखना, यानी पावर 2 है तो ही वो क्वाड्रेटिक माना जाएगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं माना जाएगा, भले उसके अंदर कितने भी टर्म हो, कितने भी टर्म हो, टर्म से कोई लेना नहीं है, पावर यानी डिग्री से मतलब है, डिग्री क्या होना चाहिए उसकी? 2 रहना चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। समझे मेरी बात? हाँ या ना? अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, सीधा सीधा बता दिया मैंने क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक इस वर्ड का मीनिंग रहेगा 2, क्या रहेगा? 2। तो 2 रहना चाहिए पावर, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, तो बिल्कुल वो पॉलिनोमियल से ही जनरेट होगा, तैयार तो पर इससे ही तैयार होगा, इसी से मिल बनने वाला है। तो हम बात करते वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ओके, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द polynomial equation whose maximum or whose power is exactly 2, जिसका पावर क्या हो? exactly 2 हो, ओके, is called quadratic equation। समझे? जिसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, पावर की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं डिग्री, जिसका मैक्सिमम डिग्री क्या होता है? 2 है, और जिसका मैक्सिमम पावर 2 है उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे? अब इक्वेशन बोल दिया तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? इक्वल टू में कोई तो भी टर्म होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया एग्जांपल में, मैंने अगर लिख दिया 3x² = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। मैंने बोल दिया 4y² - 7 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों? पावर क्या है? 2 है। मैंने अगर बोल दिया, मैंने लिया 3x² - 5x + 6 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। ये तीनों ही क्वाड्रेटिक है, ओके। भले ही एक टर्म रहे, 2 टर्म रहे, 3 टर्म रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? फर्क है कि पावर देखो, पावर कितना है? 2 है। वही अगर मैंने 5th नंबर का एग्जांपल लिया, मैंने लिया 3x³ - 7x + 2 = 0, 3 टर्म है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर क्या है? इसका पावर 3 है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे? दूसरी बात, मैंने एक और एग्जांपल लिया 3x², देखो 3x + 7 = 0। अब यहां देखो, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? नॉट क्वाड्रेटिक नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर 2 नहीं आया है। तो पावर अगर 2 नहीं आया है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर उसको क्वाड्रेटिक बनना है तो पावर वहां पे 2 होना ही चाहिए, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, जिसमें इक्वल टू का साइन रहता है समझ लेना कि वहां पे इक्वेशन है। वो कहां पे भी इक्वल टू का साइन लग गया मतलब कि वो इक्वेशन है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जहां इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है वो इक्वेशन होता है।
वो इक्वेशन होता है। समझे? जैसे मैंने अगर बोल दिया कि 3x का स्क्वायर, सो ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इक्वेशन नहीं है। अगर मैंने बोल दिया 5y स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स, बस इतना ही बोल दिया, तो ये क्वाड्रेटिक तो है बट इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल टू में जीरो नहीं है। इनके इक्वल टू में जीरो है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक भी है, इक्वेशन भी है। अब ये इक्वेशन तो है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो हम 1 पकड़ते हैं। समझे मेरी बात? टर्म मायने नहीं रखता, टर्म मायने नहीं रहता। ध्यान रहेगा, क्या बोला मैंने? टर्म मायने नहीं रखता। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाने। कैसे पहचाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? पहचानने का तरीका, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा हमें पहचानने के लिए आता है। ओके, तो मैं बोलूंगा अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो कौन कौन सी कंडीशन उन्होंने फॉलो करना चाहिए। ओके, तो मैं बात करूंगा कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन सी कंडीशंस हो सकते हैं। समझे? यानी कि कौन बन सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन बन सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन बन सकता है। सुन रहे मेरी बात? तो देखो, पहला बोला मैंने, सबसे पहला कि मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर वो 2 रहना चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो मैक्सिमम पावर रहना चाहिए 2। समझे? 2 से ज्यादा पावर नहीं चलता, नहीं चलता, और 2 से कम भी नहीं चलता, कम भी नहीं चलता। यानी 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी वहां पे 2 वाला टर्म आने को छोड़ना। समझे? ध्यान रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, समझेगा, कि पावर जो है, क्या बोला मैंने कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, 2 से पावर ज्यादा भी नहीं चलता, 2 से पावर कम भी नहीं चलता। समझे मेरी बात? दूसरी बात, वेरिएबल जो है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, डोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मैं हिंदी में लिख के दे रहा हूं जानबूझ के, ये पेपर में नहीं पूछेगा आपको कि रूल लिखो, आपके दिमाग में समझना चाहिए कि ये क्या होता है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए हिंदी हो इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको पहचान में आना चाहिए। ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैंग्वेज कौन सा दिया हुआ है, हमारे दिमाग में अगर ये कंसेप्ट है तो समझ लेना कि सब कुछ सही है, और अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं है तो समझ लेना कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। ओके, थर्ड पॉइंट बोला मैंने, सेकंड, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानोगे ना तो वहां पे वेरिएबल आपको नीचे नहीं दिखना चाहिए। समझे? पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, यानी कभी भी वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, यानी पावर कभी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, पावर क्या नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। समझे मेरी बात? ये हो गया हमारे तीसरी कंडीशन, कि कभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानेंगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोई वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए। ओके, चौथी बात हो गई अपनी, वेरिएबल
वेरिएबल शुड नॉट बी इन स्क्वायर रूट, कभी भी वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं रहना चाहिए। ओके, यानी कि वेरिएबल स्क्वायर रूट बोले तो इस टाइप का x नहीं रहना चाहिए। समझे मेरी बात? ध्यान रहेगा पक्का? तो देखो, अगर आप ये चारों कंडीशन फॉलो कर दोगे, 1 2 3 4, और चारों कंडीशन फॉलो कर दोगे तो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं आप आराम से पहचान पाओगे। यानी अगर आपको पहचानना है कि क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम ये चारों कंडीशन फॉलो ही करना चाहिए। ओके, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल करवा के दूंगा, तो एग्जांपल से समझ में आएगा कि वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। समझे मेरी बात? पक्का? तो एक बार आप रूल्स को अच्छे से ध्यान में रखो। अगर आपको रूल्स ध्यान में रहेगा तो आप आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान पाओगे। ओके, तो आप लोग ऐसा लगता है कि मुझे तैयार होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए। ओके, तो चलो हम चेक करके देखते हैं अपना नॉलेज। ओके, मैं इरेज कर रहा हूं इसे, आपने स्क्रीनशॉट अभी तक निकाल लेना चाहिए। तो देखो, अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे पहला एग्जांपल लिया मैंने, नंबर 1 5x² = 0। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने 7x² - 3 = 0। तीसरा एग्जांपल लिया मैंने 3x³ + 5x = 0। चौथा एग्जांपल लिया मैंने 5x² - 7/x + 3 = 0। मैंने लिया फोर्थ एग्जांपल x + 1/x ओके = 0। मैंने 5 नंबर लिया रूट में x + 3x² = 0। मैंने 6 नंबर लिया x का पावर -3, यहाँ पे मैंने -2 ले लिया, यहाँ पे + 7x + 5 = 0। 7 नंबर पे ले लिया 1/x² + 9x² + 6 = 0, ऐसे ले लिया। तो मैंने अलग अलग एग्जांपल ले लिया। ओके, और हमें ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके, तो देखो सबसे पहले वाले में चेक करो कि पहला वाला क्वाड्रेटिक है कि नहीं। पहले कंडीशन देखो कि पहला कंडीशन क्या था। पहला कंडीशन था कि मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसने पहला रूल सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा कंडीशन था हमारा कि पावर कभी निगेटिव नहीं रहना चाहिए, नहीं है पावर निगेटिव। ओके, तीसरा है कि आपका वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, वो भी नहीं है। चौथा, वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं रहना चाहिए, नहीं है। यानी ये सारी कंडीशन फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सेकंड देखो, अब ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये भी है क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आप लिखोगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लिखना वो, ठीक है। तीसरा देखो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं है। क्यों नहीं है, पावर क्या है 3, हमें पावर कितना चलता है 2 तक के, 2 से ज्यादा पावर नहीं चलता। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अब ये देखो मैंने क्या बोला था, कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, ये देखो यहां पे वेरिएबल कहां आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, ये देखो वेरिएबल काय में, स्क्वायर रूट में, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां देखो वेरिएबल का पावर क्या दिया है, माइनस में दिया है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अब ये देखो यहां पे भी वेरिएबल देखो नीचे में है डिनोमिनेटर में, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
ओके, तो अगर आपको रूल्स पता रहेगा तो आप लोग आराम से आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान सकते हो। समझे मेरी बात? हाँ या ना? पक्का? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख गए होंगे। ओके, तो पहले आप इसे नोट करो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम लोग जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे दिखाते हैं। समझे क्या? ध्यान रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? जनरली क्या बोला मैंने? जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन is represented by हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा लिखते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस लिखेंगे bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो होता है इसको आप जनरल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे a, b और c है, ये होता है कांस्टेंट टर्म, यानी हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, यानी रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर। समझ रहे मेरी बात? क्या है ये? रियल नंबर। हम ये बोल सकते हैं कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। यानी कभी ऐसा हुआ कि b की वैल्यू 0 हुई, c की वैल्यू 0 तो चल जाएगा, लेकिन कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सोचो क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा? अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू एक्स करें, पूरा टर्म को क्या बना देगा? 0। तो सिर्फ बचेगा क्या? ये वाला। और इसको तो हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, यानी क्वाड्रेटिक बनने के लिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझे मेरी बात? अरे हाँ या ना? क्या बोला मैंने? कि कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी हम ऐसा लिख सकते, देखो, हम अगर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हम ऐसा लिख सकते कभी। ओके, ये दूसरा, अगर हमें मन हुआ b की वैल्यू 0 बनाने के लिए तो हम क्या लिखेंगे? a एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0। कभी भी मन हुआ कि c की वैल्यू 0 बना देते तो ऐसा लिख सकते हैं a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल 0। ऐसा हमने कब लिखा? व्हेन b की वैल्यू 0 हुई। और ऐसा हम कब लिखेंगे? व्हेन c की वैल्यू क्या है? व्हेन c की वैल्यू 0 है। तो b इक्वल टू 0 रहेगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, c इक्वल टू 0 रहा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। ओके, लेकिन कभी भी a इक्वल टू 0 रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता। समझे? तो कभी भी हमें कोई भी इक्वेशन बनाना है तो हमें याद रखना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या याद रखना हमें? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके बारे में हमेशा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ओके, अब हम डिस्कस करने वाला आगे कि कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, या फिर हम ये बोलेंगे कि a b c की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पीरियड में, क्योंकि अगर आज ही बहुत ज्यादा बता दूंगा तो आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। ओके, तो आज हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते कैसे, बस एक लाइन ये देखा हमने। दूसरा देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। समझे? तो आज पहला पीरियड है और हम यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी देखेंगे हम लोग कल के पीरियड में। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके।